नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। बंगाल में भाजपा को लगातार झटके। भाजपा विधायकों का पार्टी बदलकर टीएमसी में जाने का सिलसिला जारी है। विधायक विश्वजीत दास टीएमसी में शामिल हुए। टीएमसी सरकार बनने के बाद से तीसरे भाजपा विधायक जिन्होंने छोड़ी है पार्टी। चुनाव से पहले ही भाजपा ज्वाइन की थी विश्वजीत ने, और इससे पहले सोमवार को तन्मय घोष भी थाम चुके हैं टीएमसी का दामन। विधानसभा चुनाव में बगदा से भाजपा के टिकट पर उन्होंने जीत भी हासिल की थी। बंगाल में 77 सीटें जीतने वाली बीजेपी के अब रह गए हैं 72 विधायक ही, क्योंकि एक एक कर जीत होने के बावजूद भाजपा छोड़कर टीएमसी में शामिल हो रहे हैं ये नेता, और ये सिलसिला अभी भी लगातार जारी। और कह सकते हैं कि भाजपा को लगातार झटके ही मिल रहे हैं बंगाल में। भाजपा विधायकों का पार्टी बदलकर टीएमसी में जाने का सिलसिला जारी है। विधायक विश्वजीत दास अब टीएमसी में शामिल हुए हैं। टीएमसी सरकार बनने के बाद से तीसरे भाजपा विधायक हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी है। चुनाव से पहले ही भाजपा ज्वाइन की थी विश्वजीत ने, और इससे पहले सोमवार को तन्मय घोष भी टीएमसी का दामन थाम चुके हैं। विधानसभा चुनाव में बगदा से भाजपा के टिकट पर उन्होंने जीत हासिल की थी। बंगाल में 77 सीटें जीतने वाली बीजेपी के अब रह गए हैं 72 ही विधायक। बिहार की पार्टियां उतरेंगी उत्तर प्रदेश में चुनाव में। प्रादेशिक पार्टियों के साथ बिहार की पार्टियों ने भी कमर कसी है। बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन की पार्टियां यूपी चुनाव में ताल ठोकेंगी। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने यूपी में सपा को समर्थन दिया है। वहीं जेडीयू विकासशील इंसान पार्टी ने यूपी में चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। यूपी में जेडीयू कम से कम 13 सीटों पर जीत हासिल करने का प्रयास यहां पर करेगी। बिहार सरकार में शामिल दूसरी पार्टी विकासशील इंसान ने भी अपनी सियासत यहां पर शुरू कर दी है। यूपी में मल्लाह, निषाद, विंद आदि जातियों को लेकर भाजपा इंसान पार्टी का टकराव यहां पर संभव है। हालांकि एलजेपी नेता चिराग पासवान ने यूपी को लेकर अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में एलजेपी यहां पर क्या करने जा रही है, कितने सीटों पर यहां पर चुनाव लड़ेगी। कोई पत्ते एलजेपी ने नहीं खोले, लेकिन बिहार की पार्टियां उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरेंगी ये तय है। प्रादेशिक पार्टियों के साथ ही बिहार की पार्टियों ने भी अब कमर कस ली है उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर। बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन की पार्टियां यूपी चुनाव में ताल ठोकेंगी। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने यूपी में सपा को समर्थन दे दिया है। वहीं जेडीयू विकासशील इंसान पार्टी ने यूपी में चुनाव लड़ने का फैसला किया। यूपी में जेडीयू कम से कम 13 सीटों पर जीत हासिल करने का प्रयास यहां पर जरूर करेगी कि कम से कम 13 सीटें यहां पर वो जीत सके। बिहार सरकार में शामिल दूसरी पार्टी है विकासशील इंसान ने भी अपनी सियासत उत्तर प्रदेश में शुरू कर दी है। शिवसेना नारायण राणे विवाद में भाजपा डिफेंसिव। महाराष्ट्र में राणे ने खोला शिवसेना के खिलाफ मोर्चा। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद से ही राणे ने शिवसेना पर तेज हमले किए हैं, लेकिन बीजेपी को लगता है राणे का उद्धव से झगड़ा निजी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता फडणवीस सीटी रवि ने थप्पड़ वाली टिप्पणी का यहां पर कोई समर्थन नहीं किया है। हालांकि भाजपा शिवसेना में अंदर खाने क्या चल रहा है किसी को कोई जानकारी नहीं। फिर भी फडणवीस सीटी रवि ने कहा थप्पड़ मारने वाले बयान के खिलाफ पर राणे के साथ है, और इसी बीच भविष्य में भाजपा शिवसेना के साथ आने के नेता यहां पर संकेत भी दे रहे हैं कि वो भाजपा शिवसेना के साथ आ सकते हैं। तो शिवसेना नारायण राणे विवाद में भाजपा डिफेंसिव नजर आ रही है। महाराष्ट्र में राणे ने शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद से ही राणे ने शिवसेना पर हमले तेज कर दिए हैं, लेकिन बीजेपी को लगता है राणे का उद्धव से झगड़ा उनका निजी मामला है। भाजपा के वरिष्ठ नेता फडणवीस सीटी रवि ने थप्पड़ वाली टिप्पणी का यहां समर्थन नहीं किया है। हालांकि भाजपा शिवसेना में अंदर खाने क्या चल रहा है ये किसी को जानकारी नहीं है। और फिर भी फडणवीस सीटी रवि ने कहा कि थप्पड़ मारने वाले बयान के खिलाफ राणे के साथ हैं, और इसी बीच भविष्य में भाजपा शिवसेना के साथ आने के नेता संकेत भी दे रहे हैं। झारखंड में फिर बनेगा अस्थिरता का माहौल। सीएम हेमंत सोरेन परिवार पर कसता केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा है। नजर आता है दक्षिण भारत के मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए सोरेन चले गए हैं। दरअसल भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकपाल में दायर की थी याचिका। शिबू सोरेन परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति के उन्होंने आरोप लगाए थे, और इस आधार पर लोकपाल ने सीबीआई को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की यहां पर इजाजत भी दी थी। अब खबर है कि सोरेन सहित परिवार के सदस्यों पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। इधर मुख्यमंत्री पर एक युवती से दुष्कर्म के आरोप का मुकदमा पहले से ही चल रहा है। दरअसल जेएमएम कांग्रेस की गठबंधन सरकार को अस्थिर करने का भाजपा नेता प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विधायकों के खरीद फरोख्त के खुलासे के कारण अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं, ये साफ नजर आता है। हालांकि कोशिशें इस लिहाज से यहाँ पर की भी जा रही हैं। तो झारखंड की हम बात कर रहे हैं, जहाँ
सीएम हेमंत सोरेन परिवार पर केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है और झारखंड में क्या फिर बनेगा स्थिरता का माहौल, ये बेहद अहम सवाल यहां जरूर उठता है। दक्षिण भारत के मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए सोरेन चले गए हैं और दरअसल भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकपाल में दायर की थी याचिका शिबू सोरेन परिवार के खिलाफ। उन्होंने भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति के आरोप भी लगाए थे और इस आधार पर ही लोकपाल ने सीबीआई को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की इजाजत दी थी। अब खबर है कि सोरेन सहित परिवार के सदस्यों पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। देश में वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड। मंगलवार को एक दिन में 1 करोड़ 32 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। 5 दिन में दूसरी बार 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना के वैक्सीन के यहां पर डोज लगे हैं और इसके साथ ही भारत ने अब तक दिए हैं 65 करोड़ 32 लाख डोज। पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए देश ने एक और मुकाम यहां पर हासिल किया। इससे पहले 27 अगस्त को लगाए गए थे 1 करोड़ 8 लाख के करीब डोज और अब तक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 65 करोड़ 26 लाख वैक्सीनेशन हो चुका है। 50 करोड़ 31 लाख लोगों को अब तक वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 14 करोड़ 94 लाख लोगों को लगवा चुके हैं कोरोना की दोनों डोज है। इंदौर में 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगी है तो एक नया रिकॉर्ड वैक्सीनेशन को लेकर जरूर यहां पर दर्ज किया गया है। हालांकि इससे पहले जब 1 करोड़ की आंकड़े को छुआ था तब भी रिकॉर्ड पहला बना था और उसके बाद लगातार ये रिकॉर्ड बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को जहां एक दिन में ही 1 करोड़ 32 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है, 5 दिन में दूसरी बार है जब 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के डोज यहां पर लगाए गए हैं और इसके साथ ही भारत ने अब तक 65 करोड़ 32 लाख डोज दिए हैं। पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए देश ने एक और मुकाम इसमें हासिल किया। इससे पहले 27 अगस्त को जहां 1 करोड़ 8 लाख डोज लगी थी, वहीं अब तक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 65 करोड़ 26 लाख वैक्सीनेशन हुआ है। 50 करोड़ 31 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 14 करोड़ 94 लाख लोगों को लगाई जा चुकी है कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। कोविड काल में आज से शुरू हो रहा उम्मीदों का पर्यटन सत्र। पिछला 1.5 वर्ष कोरोना से रहा बुरी तरह प्रभावित। इन 1.5 वर्ष में राजस्थान पर्यटन को 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। ट्रैवल ट्रेड के 30 लाख से ज्यादा लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बेरोजगार हुए हैं। लेकिन राजस्थान पर्यटन में साबित किया कि आखिर क्यों राजस्थान है पर्यटन में पायोनियर। कोरोना प्रबंधन से लेकर पर्यटन सेक्टर को मजबूत करने में गहलोत सरकार सफल रही है। हालांकि अभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 30 सितंबर तक बंद रहेंगी और ऐसे में ग्लोबल टूरिस्ट का देश और प्रदेश में आना संभव नहीं है। बावजूद इसके प्रदेश में उम्मीदों के साथ शुरू हो रहा है आज से पर्यटन सत्र। राजस्थान पर्यटन ने घरेलू पर्यटकों के हिसाब से ये कार्यक्रम तैयार किया है। राजस्थान पर्यटन दिसंबर तक 10 लाख घरेलू पर्यटकों के आने की यहाँ पर उम्मीद करता है। तो उम्मीद यहाँ पर कायम है, लेकिन राजस्थान पर्यटन के मामले में किस तरह से इस कोविड काल में भी उम्मीद लगाए बैठा हुआ है, क्योंकि आज से उम्मीदों का ये पर्यटन सत्र शुरू हो रहा है। पिछला 1.5 वर्ष अगर बात करें तो कोरोना से पूरी तरह से प्रभावित रहा है और इन 1.5 वर्षों में राजस्थान पर्यटन को 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान भी हुआ। ट्रैवल ट्रेड के 30 लाख से ज्यादा लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बेरोजगार भी हुए हैं। लेकिन राजस्थान पर्यटन में साबित किया कि आखिर क्यों राजस्थान है पर्यटन में पायोनियर। कोरोना प्रबंधन से लेकर पर्यटन सेक्टर को मजबूत करने में गहलोत सरकार सफल रही है। हालांकि अभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 30 सितंबर तक बंद ही रहेंगी और ऐसे में ग्लोबल टूरिस्ट का देश और प्रदेश में आना संभव भी नहीं है। बावजूद इसके प्रदेश में उम्मीदों के साथ आज से पर्यटन सत्र शुरू हो चुका है। राजस्थान पर्यटन ने घरेलू पर्यटकों के हिसाब से कार्यक्रम भी तैयार किया है। पढ़ाई के साथ कमाई भी। प्रदेश में आज से खुले हैं 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। 9वीं से 12वीं तक के सिलेबस में 30% कटौती की गई है। पहली से 8वीं के स्कूलों पर बाद में फैसला होगा। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग खुलने के बाद यहां अनलॉक किया जाए। कमाई भी अब अनलॉक हो जाएगी ये माना जा रहा है, क्योंकि किताब, कॉपियां, स्टेशनरी, पीजी, यूनिफॉर्म कारोबार में यहां पर उछाल की उम्मीद नजर आती है। स्कूल खुलने के बाद स्कूल कॉलेज इंडस्ट्री में करीब 3575 करोड़ के उछाल का अनुमान है। कोचिंग खुलने से 6000 करोड़ मिलेंगे सालाना। प्रदेश में 5 लाख लोगों का रोजगार कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारी उम्मीदें यहां पर जुड़ चुकी है। जहां आज 9वीं से 12वीं तक के स्कूल प्रदेश में खोल दिए गए हैं, यानी कि अब पढ़ाई के साथ कमाई भी होगी। 9वीं से 12वीं तक के सिलेबस में जहां 30% की कटौती की गई है, तो वहीं पहली से 8वीं के स्कूलों पर हालांकि फैसला बाद में किया जाएगा। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग खुलने के बाद अब कमाई भी यहां अनलॉक होगी। किताब, कॉपियां, स्टेशनरी, हॉस्टल, पीजी, यूनिफॉर्म कारोबार में उछाल की भी उम्मीद है। स्कूल कॉलेज इंडस्ट्री में करीब 3575 करोड़ के उछाल का अनुमान लगाया जा रहा है। कोचिंग खुलने से 6000 करोड़ सालाना मिलेंगे। प्रदेश में 5 लाख लोगों का रोजगार कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है।
गैस कंपनियों की मनमानी का दौर जारी है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपए की वृद्धि इन दामों में की गई। अब घरेलू सिलेंडर के दाम 888 रुपए 50 पैसे में पहुंचेंगे। 19 किलो के वाणिज्यिक सिलेंडर के मूल्य में 75 रुपए की वृद्धि हुई। ये सिलेंडर अब 1640 रुपए के स्थान पर 1715 रुपए में मिलेगा। घरेलू गैस सिलेंडर पर कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो एक बार फिर से दाम में बढ़ोतरी हुई है। गैस कंपनियों की मनमानी का दौर यहां जारी है, जहां घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 25 रुपए की और वृद्धि कर दी गई। अब घरेलू सिलेंडर के दाम 888 रुपए 50 पैसे में पहुंचेंगे। 19 किलो के वाणिज्यिक सिलेंडर के मूल्य में 75 रुपए की वृद्धि हुई है। और ये सिलेंडर जहां पहले 1640 रुपए के में मिलता था, अब ये 1715 रुपए में मिलेगा। यहां पर 75 रुपए की वृद्धि की गई। घरेलू गैस सिलेंडर पर कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। मॉनसून के 2.5 महीने बीत चुके हैं। प्रदेश के 21 जिलों में औसत से कम वर्षा हुई है। प्रदेश में इस बार समय से पहले मॉनसून ने एंट्री की थी। बावजूद इसके मॉनसून का आंकड़ा औसत से 12.3% नीचे पहुंचा है। कम वर्षा के कारण 14 जिले सूखे के कगार पर पहुंच चुके हैं। पूर्वी राजस्थान के मात्र 5 जिलों में ही सामान्य से अधिक बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 10 दिन अच्छी बारिश के आसार हैं। 10 दिनों में दक्षिणी जिलों में जमकर पानी बरसेगा। पश्चिमी जिलों में होगी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश, यह अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन औसत जितनी बारिश होनी थी वो पिछले 2.5 महीने में नहीं हो सकी है। मानसून के 2.5 महीने बीत चुके। 21 जिलों में औसत से कम वर्षा हुई है और इस बार समय से पहले मानसून ने हालांकि एंट्री कर ली थी। उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। बावजूद इसके मानसून का आंकड़ा औसत से 12.3% नीचे ही रहा है। कम वर्षा के कारण 14 जिले हैं जो सूखे के कगार पर पहुंच चुके हैं। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो मात्र 5 जिलों में ही सामान्य से अधिक बारिश पूर्वी राजस्थान में दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 10 दिन अच्छी बारिश के आसार हैं और 10 दिनों में दक्षिणी जिलों में जमकर पानी बरसेगा। प्रदेश में वर्षा की कमी पर मुख्यमंत्री गहलोत ने चिंता व्यक्त की है। किसानों को राहत के लिए संयुक्त सर्वे के निर्देश दिए गए। साथ ही कहा गया शीघ्र पूरी करवाएं विशेष गिरदावरी। अल्पवृष्टि के कारण सूखने से फसलों को नुकसान हुआ है। राज्य सरकार इस स्थिति को लेकर बेहद गंभीर है। राजस्व विभाग, कृषि विभाग और इंश्योरेंस कंपनी संयुक्त रूप से सर्वे करेगी। किसानों को फसल बीमा योजना के तहत मुआवजे के भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं ताकि किसानों को मुआवजा हो सके, उनकी मदद हो सके। तो प्रदेश में वर्षा की कमी पर मुख्यमंत्री गहलोत ने चिंता व्यक्त की। किसानों को राहत के लिए संयुक्त सर्वे के भी निर्देश सीएम ने दिए हैं और साथ ही कहा कि शीघ्र पूरी करवाएं विशेष गिरदावरी। अल्पवृष्टि के कारण सूखने से फसलों को नुकसान हुआ है। राज्य सरकार इस स्थिति को लेकर बेहद गंभीर है। राजस्व विभाग, कृषि विभाग और इंश्योरेंस कंपनी संयुक्त रूप से सर्वे करेगी। किसानों को फसल बीमा योजना के तहत मुआवजे के भी निर्देश दिए गए। चलिए, अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद चले बढ़ते आगे। प्रदेश में कम बारिश से सीएम अशोक गहलोत चिंतित है। 31 अगस्त तक प्रदेश में सामान्य औसत से 12.5% कम वर्षा हुई है। राज्य के 14 जिलों में औसत से कम वर्षा हुई। सिरोही, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, जालोर, झुंझुनू, जोधपुर, पाली, राजसमंद और उदयपुर में औसत से कम वर्षा वाले ये जिले हैं और मात्र 5 जिले जहां 12, बूंदी, झालावाड़, कोटा और सवाई माधोपुर में सामान्य से अधिक वर्षा हुई। पेयजल, चारा डिपो, पशु शिविर आदि के लिए भी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश सीएम ने दिए हैं। सीएम के निर्देश पर मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। जिला कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा भी की है। वर्षा की कमी के कारण फसलों में खराबे की स्थिति की जानकारी यहां पर ली गई है, क्योंकि वर्षा की कमी है। औसत जितनी बारिश होनी चाहिए थी उससे 12.5% कम बारिश हुई है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी चिंतित है। 31 अगस्त तक प्रदेश में सामान्य औसत से 12.5% कम वर्षा हुई और राज्य के 14 जिलों में औसत से कम वर्षा यहां दर्ज की गई है। मात्र 5 जिले हैं, 12, बूंदी, झालावाड़, कोटा और सवाई माधोपुर, जहां सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। इस वजह से पेयजल, चारा डिपो, पशु शिविर आदि के लिए तैयारियां भी सुनिश्चित करने के निर्देश सीएम ने दिए। सीएम के निर्देश पर ही मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और जिला कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं, जानकारी दी। जयपुर में फिर लौटेगा क्रिकेट का वैभव। 2022 में जयपुर में फिर से हो सकते अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले। आरसीए ने बीसीसीआई को इसे लेकर प्रस्ताव भेजा है। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत के प्रयास लगातार रंग ला रहे हैं। वैभव गहलोत ने बीसीसीआई के साथ स्थापित किए हैं बेहतर तालमेल। पहले 2 प्रमुख घरेलू ट्रॉफी के मैच मिल चुके हैं जयपुर को और जयपुर में 2013 के बाद से कोई इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ है। सवाई मानसिंह स्टेडियम से जुड़ी है कुछ अविस्मरणीय यादें भी। कैप्टन कूल MS धोनी ने यहीं पर खेली थी 183 रन की यादगार पारी। अक्टूबर 2005 में श्रीलंका के खिलाफ अपना वनडे का सर्वोच्च स्कोर उन्होंने बनाया था और साथ ही भारत की ओर से सबसे तेज वनडे शतक लगाया था उन्होंने जयपुर में ही। अक्टूबर 2013 में विराट कोहली ने 52 गेंदों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक जड़ा था। बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है SMS स्टेडियम। जयपुर में क्रिकेट का वैभव फिर लौटेगा, ये उम्मीद की जा रही है और इसका इंतजार भी है, जिस तरह से तैयारियां इसे लेकर की गई हैं। 2022 में जयपुर में फिर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मुकाबले हो सकते हैं। आरसीए ने बीसीसीआई को इसे लेकर प्रस्ताव भी भेजा है और आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत के प्रयास यहां पर लगातार रंग ला रहे हैं। वैभव गहलोत ने बीसीसीआई के साथ स्थापित किए बेहतर तालमेल। पहले 2 प्रमुख घरेलू ट्रॉफी के मैच जयपुर को मिल चुके हैं और जयपुर में 2013 के बाद से ही कोई इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ है। प्रदेश में विद्युतीकरण बढ़ने से कम हो रही है डीजल की खपत। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में ट्रेनें चल रही हैं डीजल लोकोमोटिव के जरिए। पिछले 8 वर्ष में 36% रेलवे ट्रैक पर पूरा हुआ है विद्युतीकरण। प्रदेश में 5550 किलोमीटर क्षेत्र में ये रेल लाइन फैली हुई है और इनमें से अब तक करीब 2000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण हुआ है। अब तक उत्तर पश्चिम रेलवे की 400 में से 46 ट्रेनें इलेक्ट्रिक इंजन से चल रही हैं, लेकिन चेंजिंग पॉइंट नहीं होने और आधे अधूरे विद्युतीकरण की वजह से इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलाने में परेशानी हो रही है। पिछले 15 दिन से बढ़ा इलेक्ट्रिक ट्रेनों का संचालन भी। पूर्व में 300 इंजनों में रोज करीब 4.25 लाख लीटर डीजल की खपत होती थी, लेकिन 15 दिनों से रोज करीब 38,000 लीटर डीजल की खपत कम हुई है। जयपुर से रोज करीब 104 ट्रेनों का संचालन होता है। कुछ छोटे रूटों पर विद्युतीकरण पूरा हो तो भी इलेक्ट्रिक ट्रेन संचालन यहां पर बढ़ेगा। संकट को कम करने के लिए पावर बैंकिंग पर ब्रेक। प्रदेश में बिजली संकट के बीच राजस्थान ऊर्जा विकास निगम की ये कवायद है। पंजाब यूपी को बैंकिंग के तहत यहां 480 मेगावाट पर बिजली पर रोक दी जा रही है। बैंकिंग अनुबंध में पंजाब को 200 मेगावाट, यूपी को 280 मेगावाट बिजली दी जा रही थी, लेकिन अब स्थिति सामान्य होने तक बैंकिंग प्रक्रिया पर रोक लगाई गई। हालांकि प्रदेश के कई इलाकों में बरसात के चलते बिजली की डिमांड में कमी आई है। मौसम में बदलाव के बाद विद्युत डिमांड घटकर 11,000 मेगावाट रह गई, जबकि 19 अगस्त को डिमांड अधिकतम 14,690 मेगावाट तक पहुंची है। लेकिन 1-2 दिन में फिर से डिमांड बढ़ने के संकेत के चलते ये कदम यहां पर उठाया जा रहा है। माना जा रहा है कि 1-2 दिन में डिमांड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। बैंकिंग अनुबंध में पंजाब को जहां 200 मेगावाट, यूपी को 280 मेगावाट दी जा रही थी बिजली, लेकिन अब स्थिति सामान्य होने तक बैंकिंग प्रक्रिया पर यहां रोक लगाई गई है। हालांकि प्रदेश के कई इलाकों में बरसात के चलते बिजली की डिमांड में कमी आई है। मौसम में बदलाव के बाद विद्युत डिमांड घटकर अब 11,000 मेगावाट रह गई है, जबकि 19 अगस्त को डिमांड अधिकतम 14,690 मेगावाट तक पहुंच चुकी थी। लेकिन 1-2 दिन में फिर से डिमांड बढ़ने के संकेत के चलते ही ये कदम उठाया गया।
जयपुर समेत 18 जिलों में अनिवार्य हॉलमार्किंग। ऐसे में यहां के ग्राहक नहीं खरीद सकेंगे 9 कैरेट के सस्ते आभूषण या न्यूनतम 14 कैरेट सोने के गहने ही खरीदे या बेचे जा सकेंगे। 9 कैरेट सोने की कीमत 19,022 रुपए प्रति ग्राम है, जबकि 14 कैरेट के गहने में सोने के दाम लगेंगे 29,700 रुपए तक। नए नियमों के तहत बिकेंगे 14, 18, 20, 22, 23 और 24 कैरेट सोने के आभूषण। प्रदेश में हर साल बिकती है 8,000 करोड़ की ज्वेलरी, ये एक रिकॉर्ड है। लेकिन ग्राहक नहीं खरीद सकेंगे अब 9 कैरेट के आभूषण, क्योंकि सस्ते आभूषण जो पहले खरीदे जा रहे थे। 18 जिलों में हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया गया और इसी वजह से जो सस्ते आभूषण पहले ग्राहक खरीद सकते थे वो अब नहीं खरीद पाएंगे। यहाँ न्यूनतम 14 कैरेट सोने के गहने ही खरीदे या बेचे जा सकेंगे। और चलिए शिक्षा बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।